विषयों के संबंध में आपसे बातचीत करनी थी। जैसा कि आज एक प्रमुख समाचार है कि हैदराबाद विश्वविद्यालय में एसएफआई के एक प्रमुख छात्र नेता और वहां के विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव श्री राजू साहू ने एसएफआई को छोड़ा है। उनका एसएफआई को छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि इस देश के साम्यवादी आंदोलन में और जो एसएफआई की राजनीति करते हैं उसको चलाने वाली कम्युनिस्ट पार्टी में किस प्रकार से किन्हीं भी छात्रों के भविष्य को बिगाड़ते हुए अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनको राजनीतिक रूप से उनके मुद्दों को भावनात्मक आधार पर शोषण करके केवल अपनी राजनीति की लक्ष्यों को पूरा करने का काम किया जाता है। और राजू साहू ने जो आरोप जॉइंट एक्शन कमेटी पे भी लगाए हैं वो आरोप इस मायने में गंभीर है कि विगत दिनों रोहित वेमुला जी की जिस प्रकार से और जिन परिस्थितियों में उनकी जो हत्या हुई, उन्होंने आरोप ये स्पष्ट रूप से लगाया है। उन्होंने जो सुसाइड किया, जिस प्रकार से रोहित वेमुला का सुसाइड हुआ, मैं सुधारना चाहूंगा, उन्होंने यह आरोप लगाया है कि जिन परिस्थितियों में एसएफआई के छात्र संगठन की कार्य पद्धति के कारण रोहित अपने आप को अकेला महसूस करने लगे थे, उसी तरह की परिस्थितियां श्री राजू साहू ने कहा है कि मेरे साथ भी निर्मित की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि रोहित को न्याय दिलाने वाले संगठनों में राजू साहू ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई की सदस्यता छोड़ने की घोषणा करी है कि एसएफआई केवल विषय को छात्रों के भविष्य को दांव पे लगाने के लिए ही अपने निजी स्वार्थ के लिए विषयों का उपयोग करती है। और साहू का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि गलत रास्ते से खुद को दूर रखकर थोड़ा बाहर निकलकर अपने आप को बचा सकता हूं। और उन्होंने कहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी की अवसरवादी राजनीति और कुछ लोगों के खिलाफ झूठा प्रचार करने की नीति को अपने पार्टी छोड़ने की वजह बताई है। और ये सच है कि एक नौजवान छात्र नेता ने अपने सारे घटनाक्रम को, जो रोहित वेमुला का सुसाइड हुआ था, उस सारे घटनाक्रम को लेते हुए जो आज स्पष्टता से बात रखी है वो वामपंथी दलों पर, वामपंथी दलों की छात्र राजनीति पर, वामपंथी दलों की मंशा पर और वामपंथी दल जिस प्रकार से विषयों को तोड़ने मरोड़ने का काम करते हैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। और उन्होंने बहुत सच कहा है, और ये सच है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के भी इंसिडेंट में वामपंथी छात्र संगठनों ने हमेशा दो तरह के मानक और स्टैंडर्ड बना करके रखे। ये एसएफआई का पर्चा, अगर जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन का और डीएसयू का अगर पर्चा पढ़ा जाए तो उनके जो आपस के विरोधाभास है ये स्पष्ट होते हैं। दूसरा विषय बिहार के संबंध में है। बिहार में जो नशाबंदी की बात करने वाले लोग हैं वो खुद सत्ता के नशे में मगरूर हो गए हैं। और ये सत्ता का नशा इतना जबरदस्त बिहार में छा रहा है कि पिछले 4-5 महीने के शासन काल में 12 से ज्यादा इंसिडेंट, 1 दर्जन घटनाएं बिहार में घटी हैं। मैं केवल आपको याद कराना चाहूंगा कि हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष श्री विश्वेश्वर ओझा की हत्या हुई,
उनके मुख्य अभियुक्त अभी तक पकड़े नहीं गए। वैशाली जिले में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता श्री ब्रजनाथी सिंह की हत्या हुई, उनके मुख्य अभियुक्त भी नहीं पकड़े गए। बिहार में सत्ताधारी दल के विधायकों का हाल ये है कि सबसे पहले जदयू के विधायक जो अररिया जिले के श्री सरफराज अहमद हैं, वो महिला से छेड़खानी के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई करी। जदयू ने केवल उनको पार्टी से निकाला। विक्रम के विधायक सिद्धार्थ पे नाबालिग लड़की को भगाने का आरोप लगा, पुलिस ने केवल लीपापोती करी। नवादा जिले के विधायक राजवल्लभ यादव एक नाबालिग लड़की से रेप का आरोप लगा, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई, उन्होंने खुद ने सरेंडर किया। रुपौली की विधायक बीमा भारती और जो सांसद है संतोष कुशवाहा, वो सरेआम थाने से अपराधी को छुड़ा करके ले गए, पुलिस ने कुछ नहीं किया। भागलपुर जिले में बिहीपुर के विधायक गोपाल मंडल ने डीएसपी को धमकी दी कि मैं उठा करके गंगा में फेंक दूंगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले गया जिले की एक और विधायिका कुंती देवी के बेटे ने डॉक्टर को भगा कर पीट कर मारा, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब जदयू की विधान पार्षद मनोरमा देवी के बेटे का जब नाम, रॉकी यादव का जब नाम आया है, तो बिहार की सरकार ने किसी भी प्रकार की संवेदनशीलता नहीं दिखाई। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये निर्मम तरीके से की गई हत्या है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में और संवेदना दिखाने में बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने काफी देरी करी। और मुझे बड़ा दुख है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री ने, श्री तेजस्वी यादव ने, अपने बयान देते समय आतंकवाद और अपराध में भी कोई अंतर होता है, इस अर्थ को नहीं समझा। और ये दुखद है, उनको एक मां के दर्द को समझना चाहिए। बिहार की सरकार को लोगों को कानून की सुरक्षा देनी चाहिए। जो नीतीश कुमार जी, मैंने आपको एक के बाद एक सारे घटनाक्रम बताए हैं, वो अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो बिहार में अपराधियों पे किस प्रकार से नियंत्रण करेंगे। और इसलिए बिहार का ये जो सत्ताधारी ये जो गठबंधन है, इसकी ये घटनाएं लगातार बता रही हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी कह करके तो ये आए थे कि मैं नीतीश निश्चय लेकर के आऊंगा, पर बिहार में कानून व्यवस्था और शासन पे अनिश्चय के बादल इतने ज्यादा आ गए हैं कि अगर पुलिस के डीएसपी को गंगा में फेंकने की बात की जाए, अगर महिलाओं के साथ सरेआम विधायक छेड़खानी करे, अगर नाबालिग के साथ रेप हो, अगर डॉक्टर को मार कर पीटा जाए, और अगर एक निर्दोष बच्चे को सड़क पर इस प्रकार से गोलियों के साथ अगर उसकी सरेआम इतनी दर्दनाक तरीके से हत्या की जाए, तो नीतीश कुमार जी को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सबसे पहले खुद का इस्तीफा देना चाहिए। ये विषय मैंने आपको कहा है क्योंकि हमारे दिल में जिस प्रकार से आदित्य की हत्या हुई है, उसके लिए न केवल संवेदना है, हम ये जानते हैं कि बिहार का शासन पूरी तरीके से पंगु हो गया है। और जैसे मैंने प्रारंभ में भी कहा है कि आज वामपंथियों का भी जो एक चेहरा है, उस चेहरे में जो वामपंथियों की अवसरवादिता है, वामपंथियों के द्वारा मुद्दों का जो भटकाव है, और वामपंथियों के द्वारा नौजवानों का जिस प्रकार से राजनीतिक विचार के नाम पे नौजवानों को एक शोषण किया जा रहा है, उनका भी एक चेहरा देश की जनता के सामने बेनकाब हुआ है। मैंने अपना विषय आपके सामने रखा है। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत जी को कहना चाहूंगा, वो इसमें कोई विषय जोड़ना होगा तो जोड़ेंगे, उसके बाद मैं आपके प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय भूपेंद्र जी। तो बहुत गंभीर विषय माननीय भूपेंद्र जी ने रखा है, और उससे भी ज्यादा गंभीर है कि रोहित वेमुला ने जिस तरह से
आत्महत्या की और उन्होंने अपने जो सुसाइड नोट था उसमें भी उन्होंने जिक्र किया था कि किस तरह के हालात से वो जूझ रहे थे, और उस संस्थान का जिक्र भी उन्होंने किया है जिसके वो सदस्य थे। जेएसी का भी उन्होंने जिक्र किया था, और बिल्कुल उसी तरह का जो बयान है श्री साहू का कल, उसी तरह का बयान है कि किस तरह के हालात हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर बनाए जा रहे हैं। हमारा सवाल है इस देश के सबसे समय तक राज करने वाली कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी से कि राहुल गांधी वहां 2 बार क्यों गए, सीताराम येचुरी वहां क्यों गए। हताश, निराश, करप्शन कुशासन कमीशन की चैंपियन कांग्रेस की अध्यक्षा ये बताएं कि वो राजनीतिक लड़ाई सीधा नहीं लड़ सकते भारतीय जनता पार्टी से, इसीलिए गरीब परिवार में जन्मे जो छात्र हैं, जिनके माँ बाप कड़ी मेहनत करके उनको यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ने के लिए भेजते हैं, एक उम्मीद की किरण वो लेकर आते हैं, उनके भविष्य के साथ वामपंथी और कांग्रेस क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। ये एक्सपोज होता है वामपंथी और कांग्रेस का जो गठबंधन, जो इस आधार पर पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना चाहते थे। श्री साहू ने कल जो बयान दिया उससे स्पष्ट है कि इसका डिजाइन तरीके से रोहित की मौत को कैसे भुनाया जाए। तो एक घिनौना चेहरा कांग्रेस का आज देश के सामने आया है। वामपंथियों का चेहरा तो पहले से ही बहुत घिनौना है, लोग उसको देखना नहीं चाहते। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगभग 38,000 मौतें हुई, जिस तरह से केरल के अंदर सूचीबद्ध तरीके से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की हत्या होती है, तो वामपंथियों से देश पहले से ही घृणा करता है। और कांग्रेस का जो चेहरा अब सामने आया है, राहुल गांधी का घिनौना जो चेहरा लोगों के सामने आया कि किस तरीके से मौत पर भी राजनीति कांग्रेस करती रही है, ये बहुत शर्मनाक है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और श्री साहू के बयान से यह भी स्पष्ट होता है कि इस आंदोलन को चलाने के लिए किस तरीके से राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा था। हम तो इस देश के तमाम बुद्धिजीवियों से भी ये कहेंगे, उन तमाम चैनलों से भी ये कहेंगे कि जिस गति से राहुल गांधी की झूठ को, वामपंथियों की झूठ को महिमा मंडन किया गया था, कम से कम एक जो श्री साहू ने हिम्मत जुटाकर इन बेईमानों के चेहरे से जो नकाब उतारा है, आप उसको भी कम से कम उतना ही स्थान दीजिए। हम ये भी पूछना चाहते हैं, क्या आदित्य किसी मां का बेटा नहीं है? क्या आदित्य बिहार का बेटा नहीं है? क्या वो किसी का लाल नहीं है? क्या वो किसी का भाई नहीं है? क्यों उसकी मौत पर राजनीति हो रही है? क्यों उसके हत्यारों को बचाने का कोशिश की जा रही है? पुलिस लीपापोती क्यों कर रही है? और हम उनसे भी पूछना चाहते हैं, जो बीजेपी शासित राज्यों में कहीं घटना होती है, उसका किस तरीके से राजनीतिकरण करते हुए बारी बारी से लोग जाते हैं। आज आदित्य के यहां राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं? आज आदित्य के यहां अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जा रहे हैं? आज आदित्य की घटना को लेकर नीतीश कुमार से सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं? नीतीश कुमार की चुप्पी क्यों शर्मसार है? सोनिया जी की चुप्पी क्यों शर्मनाक है? क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं ये लोग? फरीदाबाद के अंदर एक दलित के घर में अंदरूनी उनके आपसी झगड़े के कारण उनका झगड़ा होता है, बच्चों की वहां मौत हो जाती है। बड़े बड़े दिग्गज लोग, क्योंकि बिहार का चुनाव चल रहा था, किस तरीके से उस घटना को हवा दी गई, किस तरीके से उस घटना पर राजनीतिक रोटियां सेकी गई। आज वो कहां है लोग जो सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, यह सहिष्णुता का नाटक कर रहे थे? आज कहां है वो लोग? बहुत शर्म आती है ऐसे लोगों पर। उन लोगों की चुप्पी, जब केरल में एक दलित बहन के साथ बलात्कार होता है, जो इकलौती होती है अपने घर के
घर को चलाने के लिए, उस पर भी सब लोग चुप हो जाते हैं। आदित्य पर भी सब लोग चुप हैं। और अब ये जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रायोजित छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ की जा रही थी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, आज उस पर भी चुप्पी बहुत शर्मनाक है। हम तो आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए और जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो अपनी अग्रणी भूमिका इसमें निभाए। बहुत धन्यवाद। कोई सवाल है आपके तो आप माननीय भूपेंद्र जी से पूछ सकते हैं। इसका कोई विषय नहीं है पत्रकार वार्ता का। दो बड़े गंभीर विषय आज देश के सामने, आज उन विषय पर मुझे लगता है कि ज्यादा फोकस किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। नीतीश कुमार जी को बिहार देखना चाहिए। दो विषय हैं। पहला विषय आपने जो ब्लैक मनी के विषय में कहा है, हमारी सरकार ने आने के बाद जिस एसआईटी को, जिस पार्टी की सरकार से नीतीश कुमार जी सरकार चला रहे हैं, उस एसआईटी को उन्होंने 2 साल में नहीं बनाया था। हमारी सरकार ने आने के बाद पहला ऑर्डर उस एसआईटी को बनाने का किया आते के साथ ही। दूसरा विषय, हमारी सरकार पिछले बजट में ब्लैक मनी के लिए कानून लेकर के आई है। तीसरा विषय, हमारी ही सरकार ने पनामा का विषय आते ही सबसे पहले तुरंत सक्रियता के साथ जांच के विषय को लेकर के आए। और चौथा विषय, हमारी सरकार ने इस प्रतिबद्धता को दर्शाया है कि जिन्होंने भी दलाली में या जिन्होंने भी देश के पैसे के साथ धोखाधड़ी करी है, सरकार पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ उनके खिलाफ जांच कर रही है। दूसरा विषय, जहां तक जीएसटी को पास करने का विषय है, कल माननीय वित्त मंत्री जी ने भी उस विषय पर जो 3 आपत्तियां उठाई जा रही हैं कांग्रेस का, उसका विस्तार से जवाब दिया है और ये देश के हित में है कि जीएसटी पास होना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। देश के हित में। जी। देखिए, केरल के जो हालात किए हैं और जो कम्युनिस्ट और कांग्रेस जो केरल में दोस्ती कर रहे हैं, बंगाल में हाथ मिला रहे हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए कोई राजनीतिक बयान देते हैं तो उसका कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। मेरे को लगता है ये विषय अभी श्रीकांत जी दे देंगे उसका जवाब आप। जी जी एक मिनट में जी। सरकार तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों उपायों पे सूखे के ऊपर गंभीरता से काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय पे संवेदना करते हुए संबंधित मुख्यमंत्रियों के साथ पूरी तरीके से चर्चा करी है। हमारा मानना है कि सरकार के जो तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों उपाय हैं, ये जो एक संकट है, इसका सामना करने में हम सब लोग समर्थ सिद्ध होंगे और हमें लगता है कि सरकार इसके लिए गंभीरता से काम कर रही है। जी। तेजस्वी यादव जी आतंकवाद और अपराध में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी जनता की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। ये नौजवान हैं, उनको एक माँ के दर्द को समझना चाहिए। कम से कम राजनीतिक बचकानापन के जो स्टेटमेंट है वो नहीं देने चाहिए। हम उनसे आशा करते हैं कि उनको कम से कम अपराधियों से लड़ने के लिए साहस और ताकत दिखानी चाहिए।
जो लोग अपनी जिम्मेदारी से बचकर के भागना चाहते हैं, जनता उनको माफ नहीं करती। और वो एक अच्छे, जो जनता ने जो जनादेश दिया है सुरक्षा का, महिलाओं की सुरक्षा का, बच्चों की सुरक्षा का, नौजवानों की सुरक्षा का, निर्दोषों की सुरक्षा का, वो कानून की सुरक्षा का भरोसा देने में अपने बयान के द्वारा भी असमर्थ दिख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो केरल में कहा था, तो जो आज सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो वामपंथी हो, जिस तरीके से बारी बारी से केरल को लूटने का जिन लोगों ने काम किया है, जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं, ऐसे लोग मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर से कहा था कि कुछ जनजातीय आबादी हैं जहां शिशु मृत्यु दर काफी अधिक है और सोमालिया से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है। तो वो लोग कम से कम आत्मचिंतन करें और बारी बारी से जो केरल में जिस तरह के हालात उन लोगों ने पैदा किए हैं, उसके लिए उन्हें केरल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। और जहां तक प्रधानमंत्री की माफी की वो बात कर रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से दुनिया में फंसे केरल के भाई और बहनों को बाहर निकालने का काम किया, इस पर उनका क्या कहना है? तो कम से कम अपना होमवर्क पूरा करें और तथ्यहीन आरोप लगाने की कोशिश ना करें। हमें मालूम है कि कांग्रेस और वामपंथी दोनों बुरी तरह से केरल में घिरे हुए हैं और निकलने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं गुमराह करके बाहर निकलने की उनकी कोशिश है। सवाल उनसे पूछा जा रहा है, भूपेन चंडी साहब से पूछा जा रहा है कि अगर माफी मांगनी चाहिए तो आपको मांगनी चाहिए कि केरल में आपने और वामपंथियों ने जिस तरह से मिलकर केरल को लूटने की कोशिश की है, उस पर आपको अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। हो गया, धन्यवाद।